तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछली कई क्लासेस में हमने आपके साथ मैथ्स रीजनिंग का पोर्शन आपका कंप्लीट कर दिया था। कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी के जो क्वेश्चन थे आपको हैंड रिटन फॉर्म्स में और शॉर्ट कंटेंट के रूप में आपको प्रोवाइड करवा दिए गए थे। मैथ्स रीजनिंग आपके पीवाईक्यू भी कंप्लीट करवा दिए, तो कम्युनिकेशन के भी आपके 5 साल के जो है पीवाईक्यू आपके कंप्लीट करवा दिए थे। अब कई साथियों के मैसेज आ रहे थे कि मतलब सीसेट को सॉल्व करने का स्ट्रेटजी की किस टाइप से, कहां से क्वेश्चन सीसेट के सॉल्व करना स्टार्ट करें, एक छोटा सा फॉर्मेट उस पर भी बता दीजिए। तो देखिए, सबका अलग अलग फॉर्मेट होता है। किसी जिसका मैथ्स यदि मजबूत होगा तो हो सकता है वो पहले मैथ्स से स्टार्ट करता है। किसी का जिसका मैथ्स कमजोर होता है, इंटरपर्सनल अच्छा होता है, तो वो यहां से स्टार्ट कर देता है। जिसका जो भी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, जिस सब्जेक्ट पर जिसकी पकड़ अच्छी होती है, वो वहीं से स्टार्ट करता है। लेकिन यदि देखिए जिसकी मैथ्स अच्छी है, फिर भी मैं यही रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आपको हिंदी और इंग्लिश को कंप्लीट करना है, क्योंकि ये जल्दी कंप्लीट हो जाता है। हिंदी और इंग्लिश के लगभग आपके 40 क्वेश्चन होते हैं, इनको आप सबसे पहले कंप्लीट करिए। उसके बाद हो सकता है यदि आपको इंटरपर्सनल स्किल्स आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से, तो कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स के आप सवाल कुछ हल करने का प्रयास कीजिए। फिर रीजनिंग को हल करिए, उसके बाद आप मैथ्स पे जाइए। तो आपको सबसे पहले हिंदी इंग्लिश करनी है। जितने भी आपसे क्वेश्चन बने, यदि जिसका इंग्लिश कमजोर है तो हिंदी से करिए स्टार्ट। इंग्लिश के यदि आपसे 2-4 जो भी सवाल बन रहे हैं वो करें पहले, फिर कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स के सवाल करें। उसके बाद आपको रीजनिंग के सवाल करने हैं जो भी आपसे सॉल्व होते हैं। सबसे लास्ट में आपको मैथ्स पर जाना है। जिसका यदि मैथ्स कमजोर है, वो जिसका मैथ्स मजबूत है, वो किसी से भी कर सकता है, पर फिर भी हिंदी इंग्लिश से स्टार्ट करके आप एक अच्छा स्टार्ट ले सकते हैं, क्योंकि आपके कई सारे क्वेश्चन अच्छे हो जाएंगे। यदि जिसका इंग्लिश कमजोर है तो इंग्लिश के वही क्वेश्चन करें जो आपसे सॉल्व हो सके। हिंदी के क्वेश्चन करें, रीजनिंग के करें, इंटरपर्सनल स्किल्स कम्युनिकेशन के करें, और अब फिर मैथ्स के सवाल करें। वैसे तो थोड़ा थोड़ा आप पीवाईक्यू हर टॉपिक से देख लीजिए, मैथ्स के भी, रीजनिंग के भी, हिंदी इंग्लिश कम्युनिकेशन, सारे आपको एक एक बार 5 से 10 साल के आपको पीवाईक्यू को देख के ही जाना है। लेकिन आपका 1 या 2 टॉपिक पे आपकी अच्छी पकड़ तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए। अगर आपका मैथ्स कमजोर है तो आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की स्किल्स जो क्लासेस आपको कराई है 3 क्लास, वही मटेरियल आप कंप्लीट कर लीजिए, आपका वहीं से सीसेट क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्या, हिंदी इंग्लिश और कम्युनिकेशन कर लेनी है, और मैथ रीजनिंग आपसे जितना बने आप उतना कर लें। और जिसका मैथ रीजनिंग अच्छा है वो इन क्लासेस को एक बार देख लीजिए। जितने आपसे क्वेश्चन और बन जाए तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर में आ सकते हैं। तो इसलिए आपको हर टॉपिक को इतना तो देख लेना है जिससे आपसे लगभग 50% हर टॉपिक के आपसे सवाल बन जाएं। ठीक है, टॉपिक आपको ये दिखवा दिए थे। अब ट्रेंड आपको बता ही दिया था कि किससे कैसे सवाल आते हैं। हिंदी इंग्लिश के लगभग आपके 40 सवाल आते हैं, कम्युनिकेशन के 12 ये आते हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और इसको जोड़ के 22 से 23-25 सवाल आते हैं लगभग। ठीक है, फिर आपके रीजनिंग के आते हैं कई सवाल, रीजनिंग और मैथ्स के जोड़ के मैथ्स के 15-18 सवाल आते हैं, और रीजनिंग के ऐसे ही 10 के अराउंड सवाल आते हैं। तो ये आपको पहले भी बता दिया था। अब चलिए आज की क्लास क्या रहने वाली है, आज की क्लास पे सीधा लेके चलते हैं आपको। आज की क्लास जो होने वाली है आपका, तो आज की क्लास में आपको हिंदी के पीवाईक्यू करवाए जाएंगे। ठीक है, हिंदी के आपको 5 साल के जो पीवाईक्यू हैं उनको डिटेल डिस्कशन करके आपको दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कौन कौन से टॉपिक से आता है। यदि हिंदी जिसका कमजोर है तो उसको किस किस टॉपिक पे ज्यादा पकड़ रख के चलना है। ठीक है, तो आइए पहला 2023 का पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है। ठीक है, अब तत्सम तद्भव आपने देखे ही होंगे। तत्सम तद्भव आप लोग जो नहीं जानते वो समझ लेते हैं कि ठीक है, तत्सम और तद्भव 2 होते हैं आपके। अब तत्सम क्या होता है, तत्सम की जो संस्कृत के शब्द होते हैं, जिस प्रकार से तत् प्लस सम जो सेम संस्कृत से जो शब्द बने होते हैं वो होते हैं आपके तत्सम। तद्भव क्या होता है, जो संस्कृत से अपभ्रंश होके हिंदी बनते हैं। एक प्रकार से ये समझ लीजिए कि तद्भव आपके हिंदी वाले जो शब्द आप नॉर्मल भाषा में यूज करते हैं, और तत्सम आपके क्या होते हैं, जो संस्कृत के क्लिष्ट शब्द होते हैं। तो ये आपके तत्सम तद्भव एक मोटा ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि कैसे आपका तद्भव और तत्सम क्या होता है। ठीक है, तत्सम में आप जानते हैं जैसे कि आपका चांद बिंदी होता है। ठीक है, हलंत ऊपर नीचे आता है, ग्रह का नीचे ग्रा जो रा आता है, ऋषि वाला रा आता है, ये होता है। और भी जानते हैं जो क्लिष्ट शब्द जैसे छा, त्रा, ज्ञा, ये जहां से भी होते हैं, आधे शब्द जहां भी स्टार्ट होते हैं, तो ये आपके तत्सम में, ये कुछ तत्सम शब्द की पहचान होती है। और आपको जैसे जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे वैसे आपको और आगे भी बताते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द बताना है आपको। क्या बताना है, तद्भव, जो शब्द आपका हिंदी जिसमें आपका क्लिष्ट शब्द, कोई चांद बिंदी, कोई हलंत, ये ना आ रहा हो। तो देखिए, अश्रु में आपका ये क्लिष्ट शब्द हो गया, इससे भी आप पकड़ सकते हैं। आषाढ़ में आपका ये आ गया है। अंधकार, अंधकार का आपका क्या होता है, अंधेरा, अंधेरा। तो ठीक है, तो ये आपका क्या आंसर हो जाएगा इसका, आंख।
अश्रु आपका क्या हो गया, तत्सम हो गया। आषाढ़ आपका तत्सम हो गया। अश्रु का तद्भव क्या होगा, अश्रु का होगा आपका आंसू। आषाढ़ का क्या होगा, आषाढ़, ऐसे लिखते हैं आषाढ़, ठीक है। अंधकार का क्या होता है आपका, अंधेरा। और आक आपका हो गया तद्भव शब्द। तो आप समझ गए होंगे कि तद्भव और तत्सम, तो ये आप आरओ की भी जो तैयारी कर रहे होंगे इसके लिए भी पढ़ते हैं, और आपको सीसेट के लिए भी हिंदी के ये टॉपिक्स तो पढ़ने हैं, तत्सम शब्द। और जो 6 आपके टॉपिक हैं जो आपके आरओ में भी आते हैं और आपके सीसेट में भी पूछे जाते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जिन शब्दों से काम करने या होने का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिन शब्दों से काम करने या होने का बोध होता है, आप जानते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्रिया कहते हैं, जिसे इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयोग होते हैं ना, उन्हें आप सर्वनाम कहते हैं, जिसे इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। सर्वनाम क्या होता है, वह, वे, हम, ये शब्द क्या होते हैं, ये आपके सर्वनाम प्रोनाउन कहलाते हैं, जिसको सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब उसके बाद क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण क्या होता है आपका, इसे हम एडवर्ब कहते हैं। जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है इसके एग्जाम्पल, ठीक है, क्रिया विशेषण आप समझते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। अपूर्ण क्रिया क्या होता है, अपूर्ण क्रिया क्या होता है कि जो क्रिया को अपूर्ण रखता है, मतलब कि जो सेंटेंस ही पूरा नहीं हो पाता है उसे अपूर्ण क्रिया। जैसे कहते हैं ना, हम हैं, हम थे, ये आपने पढ़ा होगा। ये आपने जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की कविता भी सुनी होगी, जो कल थे वो आज नहीं, जो आज है वो कल नहीं होंगे, होने ना होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा। हम हैं, हम हैं, हम ही रहेंगे, ये भ्रम भी सदा पलता रहेंगे। तो हम हैं, हम ही रहेंगे, ये आपका क्या हो गया, इसे अपूर्ण क्रिया कहते हैं। इन शब्दों को हम हैं, पूरा शब्द नहीं, वो पूरी सेंटेंस नहीं बन पा रहा है, हम हैं, हम थे, हम ही रहेंगे, तो ये आपका क्या हो गया, अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण क्रिया समझ गए होंगे। क्रिया विशेषण आपका एडवर्ब होता है, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया किसे कहते हैं, जो जिन शब्दों से काम करने या होने का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, जैसे वह, वे, हम, ये क्या होते हैं आपके सर्वनाम प्रोनाउन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है, ठीक है। वो कह रहा है इनमें से कौन सा वाच्य है, तो आप जानते हैं वाच्य क्या होता है, जो कथन होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये तो आप जानते होंगे, जिसने नहीं पता है वो समझ लीजिए। एक होता है आपका कर्मवाच्य, एक होता है आपका कृत्यवाच्य या कर्तव्यवाच्य, एक होता है आपका भाववाच्य, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया इनमें से कौन सा है। जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है, ये सेंटेंस क्या है, कौन सा वाच्य, कर्म वाच्य, कृत्यवाच्य या कर्म या कर्त दोनों वाच्य है। तो ठीक है, कर्म वाच्य क्या होता है, पहले समझते हैं कृत्यवाच्य क्या होता है। जिसमें जो कर्ता होता है वो बिंदु में रहता है, जो कर्ता या कहने वाला होता है, जो वाच्य मतलब कि कथन कहने वाला है, वो केंद्र बिंदु में होता है। जैसे यहाँ देखिए, जिलाधिकारी जो है ना, वो सभी को उपस्थित होने का निर्देश दे रहा है, तो जिलाधिकारी केंद्र में है, वो सबको निर्देश दे रहा है। तो जिलाधिकारी क्या हो गया, केंद्र बिंदु में हो गया। ये जिलाधिकारी आपका क्या है, कर्ता है, ये आपका केंद्र बिंदु में हो गया। तो ये क्या हो गया आपका कृत्यवाच्य। जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया, ठीक है। जैसे मैं कहूं, मैंने सभी को क्लास में उपस्थित होने के लिए बुलाया, तो मैं क्या हो गया, केंद्र में हो गया कर्ता, तो ये क्या हो जाएगा आपका कृत्यवाच्य, ठीक है। ये समझ गए होंगे। अब उसके बाद क्या होता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या होता है, जिसमें कर्ता नहीं होता, कर्म ही मतलब कर्ता की जगह कर्म कार्य करता है। जैसे इसके एग्जाम्पल से समझते हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ऐसे समझिए। कर्तवाच्य क्या होगा आपका, इनडायरेक्ट होगा, और कर्मवाच्य आपका होगा डायरेक्ट। जैसे इसका एग्जाम्पल कैसे समझते हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या हो गया आपका डायरेक्ट सेंटेंस हो गया। और जैसे इसका कर्तवाच्य का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है, मेरे द्वारा, तो ये इनडायरेक्ट सेंटेंस हो गया। तो कृत्यवाच्य क्या हो गया आपका, इनडायरेक्ट सेंटेंस हो गया। कर्मवाच्य क्या हो गया आपका, डायरेक्ट सेंटेंस हो गया। इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। तो अब कर्म और कर्त्यवाच्य समझ गए होंगे। अब भाववाच्य क्या होता है, भाववाच्य होता है मुझसे, जैसे कोई भी कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके, कि मुझसे अधिक शोर में नहीं सोया जाता है। जैसे, तो मुझसे अधिक शोर में नहीं सोया जाता है, हमसे वहां नहीं जाया जाता है, तुमसे ये कार्य नहीं किया जा सकता। तो ऐसे हमसे, मुझसे, तुमसे, जहां से ये शब्द स्टार्ट होते हैं, तो ये भाव दिखाते हैं आपको कि मुझसे इस शोर में नहीं सोया जाता है। तो ये आपके भाववाच्य, भाव दिखा रहे हैं ये,
ठीक है। तो कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य और आप भाववाच्य समझ गए होंगे। ये आपके 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। तो जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित होने का निर्देश दिया है, ये आपका हो गया है कर्तव्यवाच्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनेकार्थी शब्द है प्रभाव का, इनमें से कौन सा अर्थ नहीं है? वो एक अनेकार्थी शब्द है प्रभाव, वो कह रहा है इनमें से इनका कौन सा अर्थ नहीं है। ठीक है, तो विग्रह, सामर्थ्य, महिमा और दबाव। तो देखिए प्रभाव, प्रभाव, दबाव, प्रभाव तो होगा ही इसका अनेकार्थी शब्द, सामर्थ्य भी होगा, महिमा भी होगा। विग्रह का क्या अर्थ होता है? विग्रह का अर्थ होता है आपको अलग अलग करना, अलग अलग करना किसी चीज को, तो विग्रह ये प्रभाव का अर्थ नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब इसमें से आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो देखिए बाजार तो होता ही नहीं है, बाजार होता है, तो यही हो जाएगा। कालिदास नहीं, ये क्या होता है? काली, ऐसे लिखते हैं कालिदास को। बारात नहीं होता, ये क्या होता है आपका? वरात होता है। ठीक है, तो ये आपके दोनों तीनों गलत हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे। तो आपका शुद्ध क्या हो गया? बाजार। अब अगला देखते हैं। एक शब्द युग्म सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से कौन सा शब्द युग्म है, कौन सा जो आपका पेयर है, ये आपका सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए शारदा, वागीशा, वागदीशा, ये सारे आपके सरस्वती के पर्यायवाची होते हैं। भारती, वाणी, वीणावादिनी, ये आपके सारे क्या होते हैं? सरस्वती के पर्यायवाची होते हैं। गिरा, वीणा, पाणी, ये भी आपका सरस्वती का पर्यायवाची होता है। हेम और हिरण्य, ये आपका किसका पर्यायवाची? ये आपका सोना का पर्यायवाची, गोल्ड का पर्यायवाची क्या होता है? हेम और हिरण्य। तो इसका क्या नहीं होगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लोकोक्ति के ऊपर है, देखते हैं। कौन सी लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सही है? कौन सा कह रहा है? कौन सी लोकोक्ति का ये अर्थ आपका सही है? अब देखिए पहला क्या कह रहा है? जे बोले सो घी को जाए, जे बोले सो घी को जाए। अब ये आपकी एक लोकोक्ति दी गई, इसका अर्थ ये लिख रहे हैं महाकृपाण। तो इसका ये अर्थ होता है क्या? तो इसका क्या अर्थ होता है? जो सलाह दे वह उसको उस काम को भी करे, जो सलाह दे वही उसी काम को करे। जे बोले सो घी को जाए, जो बोले वही उस, जो सलाह दे रहा है वही उस काम को करे। अब ये तो आपका गलत हो गया। अब दूसरा क्या है? जी जाए घी ना जाए। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है? जी जाए पर घी ना जाए, जान जाए पर पैसा ना जाए, जान जाए पर संपत्ति ना जाए। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगला क्या है? जर का जोर पूरा है और सब अधूरा है। जर का जोर पूरा है और सब अधूरा है। तो इसका लिख रहा है स्वाभिमान से जीना। तो इसका ये, इसका क्या होता है कि पैसे से धनी होना। जर का जोर पूरा है और सब कुछ अधूरा है, तो ये व्यक्ति पैसे से धनी है, इसका अर्थ होगा। तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए टके का सब खेल है, पैसा सब कुछ कराता है। तो देखिए टका क्या होता है? पैसा। तो क्या होता है? टके का सब खेल है, तो पैसा सब कुछ कराता है, तो यही टका मतलब पैसे का ही सब खेल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, ये समझ गए होंगे। तो लोकोक्ति ये तो इजी है, ये तो अब जो जानते हैं वो कर भी लेते हैं, ये तो इजी में ही आता है। तो टके का सब खेल है, पैसे का ही सब खेल है, मतलब पैसा ही सब कुछ कराता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अत्यधिक में कौन सी संधि है? अत्यधिक में आपकी कौन सी संधि है वो कह रहा है। तो अत्यधिक को देखिए कैसे लिखते हैं? अति प्लस अधिक। तो अब बताइए इसमें कौन सी संधि होगी आपकी? तो इसमें आपकी यण संधि होगी। कैसे? यण संधि में ई प्लस आ मिलके क्या बनता है आपका? या। तो अति ई आ प्लस अत्यधिक बन जाएगा, तो ये आपकी होती है यण संधि। गुण संधि आप जानते ही हैं, जहां हर्ष और दीर्घ स्वर मिलके आपका बड़ा बनते हैं, मतलब कि आ प्लस ई मिलके क्या बनता है आपका? ए। तो ये भी जानते हैं आप। ऐसे ही वृद्धि संधि होती है, सेम ऐसे अयादि संधि होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? यण संधि। यण संधि में ई प्लस आ मिलके या बनता है, तो अति प्लस अधिक, तो क्या हो जाएगा? अत्यधिक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले समझते हैं कि सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के आने से पूर्व लगाकर उसकी विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो सर्वनामिक शब्द क्या होते हैं? वे सर्वनामिक शब्द जो संज्ञा के आगे, संज्ञा के पूर्व लग के, मान लीजिए संज्ञा है ये, तो संज्ञा के एक्स मान लीजिए संज्ञा कोई, तो संज्ञा के पूर्व लग के उसकी विशेषता बताते हैं, तो वो क्या होते हैं? सार्वनामिक विशेषण। अब वो कह रहा है इनमें से कौन सा सार्वनामिक विशेषण के तौर पर प्रयोग किया जा रहा है, किसमें? तो देखिए इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? किसी का महल, ठीक है, किसी का महल, वह आदमी, तो ये क्या है? ये सब आपके सार्वनामिक विशेषण के एग्जाम्पल हैं। तो इसमें देखिए 5 लीटर दूध खरीदो, नहीं। वह बहुत सौम्य, नहीं। वहां सैकड़ों लोग उपस्थित थे, नहीं। कोई आदमी आ रहा है, तो कोई आदमी क्या हो गया आपका? सार्वनामिक विशेषण।
यहां संज्ञा क्या हो गई आपकी आदमी, तो आदमी के पहले आपका सार्वनामिक शब्द प्रयोग करके संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। आदमी आपका संज्ञा होगा, संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है, कोई, तो ये आपका सार्वनामिक शब्द है कोई, तो इसे क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण। कोई आदमी आ रहा है, वह आदमी जा रहा है, किसी का यह महल नहीं है, तो ये सारे आपके सार्वनामिक विशेषण के एग्जाम्पल हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में सही विराम चिन्ह से युक्त शब्द का चुनाव करना है। क्या करना है, सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव करना है। तो देखिए राम नरेश गोबर गणेश है, तो यहां देखिए गोबर गणेश में हाइफन नहीं आएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे हैं, राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे हैं, तो देखिए यहां भी ये सब ये चिन्ह यहाँ कॉमा आएगा, तो ये आपका ये भी गलत हो जाएगा। सुनो सुनो वह गा रही है, तो देखिए ये आपका तो सही हो गया है। क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं, तो आप समझ ही गए होंगे, क्वेश्चन मार्क वाला प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा यहाँ। निम्न में से विलोम शब्दों का सही युग्म चुनना है। ठीक है, विलोम शब्द का आपको सही युग्म चुनना है। तो अल्पज्ञ अवज्ञ, देखिए अल्पज्ञ क्या 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 विलोम होता है, बहुज्ञ। ठीक है, कम जानने वाला ज्यादा जानने वाला। आकुंचन प्रसारण, आकुंचन का मतलब एक प्रकार से होता है कि चिपका हुआ, एक प्रकार से कुंचित, और प्रसारण का क्या होता है, फैला हुआ, तो ये आपका सही हो गया है। स्थावर, स्थावर का मतलब क्या होता है आपका, स्टैटिक, तो स्थावर का क्या होता है, स्थावर का आप जानते हैं जंगम, जड़ा हुआ, इस प्रकार से। एक होता है आपका ये सम्मुख है, तो सम्मुख का क्या होता है, उन्मुख, सम्मुख का उन्मुख नहीं, सम्मुख का आपका होता है विमुख। ठीक है, विमुख क्या होता है, वह व्यक्ति जिसने किसी दिशा से मुंह मोड़ लिया हो। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका विमुख। सम्मुख क्या होता है, सम्मुख क्या होता है, उसी दिशा में देख रहा हो, या तो मतलब उपस्थित या उसी दिशा में देख रहा हो, उसका विलोम क्या होगा, विमुख। विमुख क्या होता है, वह व्यक्ति जिसने उस दिशा से मुंह मोड़ लिया, तो इसका सम्मुख का विलोम हो जाएगा विमुख। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। अब देखिए आपके 5 क्वेश्चन आपके पैराग्राफ से आते हैं, जिसमें जो एक पैराग्राफ आपको कराया जा रहा है, आगे के पैराग्राफ फिर आपको खुद से सॉल्व करने। पैराग्राफ आप देखते हैं काफी इजी पैराग्राफ आते हैं। पैराग्राफ को धीरे धीरे अच्छे से पढ़िए, उसमें चिन्ह कौन कौन सा आपको क्या दिखाया जा रहा है उसको आप अंडरलाइन करते चलिए। उसके बाद 4 से जो 5 क्वेश्चन आते हैं वो आपके इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो देखिए 12 से 16 आपके प्रश्न दिए गए और आपका पैराग्राफ क्या दिया गया है, हर एक राष्ट्र अपनी संस्कृति के बल पर ही प्रगति करता है। सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से ही वह अपना जीवन सुखी, उपयोगी, शांत तथा आनंदमय बना सकता है। सभ्यता और संस्कृति, अब देखिए यहां से सभ्यता और संस्कृति के घनिष्ठ संबंध दिखाते हुए भी अंतर दिखा रहा है वो। यहां बात किसकी, संस्कृति की कर रहा है, संस्कृति की बात करते हुए वह सभ्यता से उसका कंपैरिजन कर रहा है, तो बात संस्कृति की चल रही है। सभ्यता और संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है। जीवन को श्रेष्ठ तथा उन्नत बनाने की साधनाओं का नाम संस्कृति है और उन साधनाओं से प्राप्त जीवन प्रणाली का नाम सभ्यता है। किसी राष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियों का उनकी संस्कृतियों पर प्रभाव पड़ता है। वो क्या कह रहा है, किसी राष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियों का भी उनकी संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है, संस्कृति पर भौगोलिक परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है बाकी प्रभाव के साथ। अब ये आपका पैराग्राफ कह रहा है। अब गद्यांश का मैं सबसे पहले जो पैरा दिया है इसका मैं शीर्षक बताना है। राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान, बिल्कुल संस्कृति की बात कर रहा है, हो सकता है। किसी राष्ट्र के विकास में सभ्यता का योगदान नहीं बता रहा है, संस्कृति से सभ्यता का कंपैरिजन कर रहा है, लेकिन सभ्यता का योगदान नहीं, संस्कृति का योगदान बता रहा है। प्रकृति की देखिए कोई बात ही नहीं कही गई है पूरे पैराग्राफ में, आप पढ़ेंगे तो। राष्ट्र के विकास में परिस्थिति का भी योगदान कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब दूसरा क्या कह रहा है, राष्ट्र किसके बल पर प्रगति करते हैं, तो यहां बात किसकी, सभ्यता की, संस्कृति की चल रही है, तो कला के बल पर, कला की तो बात ही नहीं है, साहित्य की बात नहीं है, संगीत की कोई बात नहीं, तो इसका आंसर आपका बी, संस्कृति के बल पर। अगला क्या कह रहा है, प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति वहां की, अब देखिए ये लास्ट लाइन देखेंगे, किसी राष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियों का भी उनकी संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है, तो लास्ट लाइन से इसका आंसर निकल रहा है, भौगोलिक परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है, आपको बताया था। प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति वहां की भौगोलिक परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं है। देखिए संस्कृति और सभ्यता की तो बात ही चल रही है, तो इन दोनों का तो प्रयोग है। देखिए परिस्थितियां, भौगोलिक परिस्थितियों की बात है तो इसका भी प्रयोग है। किस शब्द का प्रयोग नहीं है, प्रकृति का कहीं गद्यांश में प्रयोग नहीं है। देखिए इतने इजी क्वेश्चन होते हैं, आपको ऐसे ही सॉल्व करने होते हैं गद्यांश वाले। तो गद्यांश के 5 क्वेश्चन तो ये मान के चलिए बहुत इजी होते हैं, उनमें 1 या 2 क्वेश्चन, मैक्स टू मैक्स 1 क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपसे फंसेगा, तो आपको उसको अच्छे से देख के करना है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभ्यता और संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर होता है। देखिए ये आपको दिखाया गया है, घनिष्ठ संबंध होते हुए भी, यहां देखिए कहां दिखा रहा है, सभ्यता और संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन यहां से बना, एक क्वेश्चन आपका यहां से बन गया। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है,
सभ्यता और संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है, तो 16 का ए हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, अवधि किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। जो आपकी अवधि भाषा है वो आपकी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है कह रहा है। तो यहाँ देखिए एक आपका कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए, सौरसेनी सबसे पहले यहाँ दिखाते हैं आपको, सौरसेनी से आपकी 3 भाषाएं विकसित हुई हैं। सौरसेनी से आपकी कितनी, देखिए सौरसेनी से आपकी राजस्थानी भाषा विकसित हुई है। राजस्थानी में जितनी भी भाषा, राजस्थान में जितनी भी भाषा प्रयोग की जाती है ऑलमोस्ट आपकी सौरसेनी से विकसित हुई है। उसके बाद क्या है आपकी पहाड़ी हिंदी, आपकी पहाड़ी हिंदी भी आपकी सौरसेनी से विकसित हुई है। पहाड़ी हिंदी में क्या क्या आता है आपका, पहाड़ी हिंदी में जैसे आपका कुमायूनी आता है, ठीक है, गढ़वाली आता है, तो ये आपकी सारी पहाड़ी हिंदी है जो आपकी सौरसेनी से विकसित हुई है। उसके बाद है आपकी पश्चिमी हिंदी भी आपकी सौरसेनी से विकसित हुई है। पश्चिमी हिंदी में क्या आता है आपका, ब्रजभाषा आती है, खड़ी बोली आती है, तो ये आपकी सारी क्या आती है पश्चिमी हिंदी में। तो सौरसेनी से आपकी राजस्थानी, पहाड़ी हिंदी और पश्चिमी हिंदी 3 भाषाएं आपकी मेजरली विकसित हुई हैं। पहाड़ी हिंदी में आपकी कुमायूनी, गढ़वाली, पश्चिमी भाषा में ब्रज और खड़ी बोली विकसित हुई है। तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे तो आप आगे इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन देखिए, अवधि किस भाषा से विकसित हुई है, आपकी अवधि भाषा विकसित हुई है आर्ध मगधी अपभ्रंश से, आर्ध मगधी अपभ्रंश से। लेकिन आपको सौरसेनी क्यों बताया, क्योंकि सौरसेनी से कई भाषाएं विकसित हुई हैं, ये आपकी आगे जाके भी पूछे जाएंगी और आगे भी पूछ सकते हैं जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम आने वाला है, मतलब कि जो एग्जाम आपका होने वाला है। तो ये आपको सौरसेनी बता दी, लेकिन आपकी अवधि किससे हुई है, आर्ध मगधी अपभ्रंश से। तो ठीक है, ये समझ गए होंगे आप। तो ये आपको याद रखना है सौरसेनी से आपकी कौन कौन सी भाषाएं विकसित हुई हैं। अब अगला देखते हैं, निम्न में से किस एक वाक्य के शब्द में व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि है। निम्न में से किस एक वाक्य में आपका कह रहा है व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि है। अब देखिए देखते हैं, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, ये तो ठीक लग रहा है, लोग मजदूरों का शोषण करते हैं, ठीक लग रहा है। उसे धोखा, देखिए धोखा कैसे लिखते हैं आपका, धोखा, उसे धोखा देकर लूट लिया गया, तो आपका यही गलत हो जाएगा। जमींदार के पास 2 सिपाही थे, ये भी सही है। तो इसमें व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि ढूंढनी थी, तो आपका धोखा ही आपका गलत लिखा हुआ है। गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देखिए गंगा का आप पर्यायवाची शब्द जानते होंगे, देव नदी है, त्रिपतगा है, भागीरथ है, तो ये आप सब जानते होंगे। इसके बाद आप देखिए रवि तनिया किसका है, रवि तनिया आपका यमुना का पर्यायवाची है। तो आपका देव नदी, त्रिपथगा और भागीरथ आपका किसका है, गंगा का, और रवि तनिया आपका, रवि मतलब सूर्य, तनिया मतलब बहन, तो सूर्य की बहन, तो आपका क्या हो गया, यमुना। ये किसका पर्यायवाची है, यमुना का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए आपको याद करना है, लोधांती इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो लोधांती आपका बुंदेली भाषा के अंतर्गत आता है, लोधांती, तो ये आपको याद कर लेना है। अगला देखते हैं, विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है। अब जैसे देखिए कोई भी विसर्ग है किसी शब्द में, जैसे मान लीजिए अंतः, अतः, कुछ भी अंत, अतः लिख लेते हैं जैसे, तो अतः, तो आप किसका उच्चारण स्थान हो गया, तो ये आप अतः कंठ से बोलते हैं। इसमें ओष्ठ मतलब कि आपका होंठों का प्रयोग नहीं हो रहा है, अनुनासिक मतलब मुंह और नाक का प्रयोग भी नहीं हो रहा है, तालव्य मतलब होता है आपका तालु से। आपको बताया जाएगा कौन कौन से शब्द तालव्य से होते हैं, कौन अनुनासिक होते हैं, कौन आपके कंठ से होते हैं, कौन आपके ओष्ठ से होते हैं, तो ये आपके आगे बताया जाएगा। अब देखिए एक मुहावरा दिया गया है, वो कह रहा है घोगा वसंत, मुहावरे का क्या अर्थ है, घोगा वसंत मुहावरे का क्या अर्थ है। तो घोगा वसंत क्या होता है, घोगा वसंत नहीं कहते हुआ, तो घोगा वसंत व्यक्ति है, तो कहते हैं मूर्ख। इसका क्या मुहावरा होता है, मूर्ख। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन, द्विरुक्ति संबंधी अशुद्ध वाक्य नहीं है। तो द्विरुक्ति क्या होता है, तो द्विरुक्ति होता है जिस शब्द का 2 बार प्रयोग, मतलब कि जैसे देखिए सबसे श्रेष्ठ, तो सबसे श्रेष्ठ तो सेम ही हो गया, सबसे श्रेष्ठ, तो 2 सेम वाक्य हो गए, या तो वह सबसे अच्छा है या श्रेष्ठ है, तो इनका दोनों का एक स्थान पर प्रयोग नहीं होता है। तो द्विरुक्ति क्या होता है, 2 शब्दों का एक ही स्थान पर प्रयोग कर लेना। तो वो कह रहा है द्विरुक्ति संबंधी अशुद्ध शब्द नहीं है। तो देखिए पहला आपकी, भवदीय, तो भवदीय आप जानते होंगे, जो नहीं जानते वो समझ लें। भवदीय क्या होता है, भवदीय होता है आपका, और भवदीय क्या होता है, भवदीय होता है आपकी। ये आपके संस्कृत के तत्सम शब्द हैं। भवदीय होता है आपका, भवदीय होता है आपकी, तो ये भी नहीं होगा, ये तो एक ही शब्द हो गए, तो एक जगह स्थान पर प्रयोग नहीं होंगे। अगला क्या है, अच्छा सदुपयोग, अच्छा सदुपयोग, तो ये भी नहीं होगा, अच्छा भी सदुपयोग भी। गजराज हाथी, ये भी सेम हो गए। अच्छी संगति, तो आपका क्या हो जाएगा, अच्छी संगति। अच्छी संगति एक जगह यूज कर लेते हैं, उसकी संगति बहुत अच्छी, वह बहुत अच्छी संगति में रहता है, तो आपका ये प्रयोग हो सकता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो देखिए
तो आपको बताया था छाछत्रीय छाछत्रीय, तो ये तो आपके दोनों तत्सम है, तो ये कट जाएंगे। बानर, बानर का क्या होता है बंदर, तो ये भी आपका तत्सम है। तो आपका खार, खार क्या होता है आपका छार, इसका तद्भव क्या होगा छार, तो ये आपका सी तत्सम नहीं होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शुद्ध वाक्य है इनमें से। छात्रों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, प्रदान नहीं करेंगे, देंगे, मतलब कि भेंट किया, क्योंकि छात्र प्रधानमंत्री को कुछ प्रदान करने, तो ये हो ही गया गलत। अगला क्या कह रहा है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, देखिए ये तो ठीक लग रहा है। साहित्य और जीवन का घोर नहीं घनिष्ठ संबंध है, ये भी गलत हो गया। श्री कृष्ण के अनोखे, देखिए यहां तो दो ही सेम हो गए, तो इन दोनों में से ही कोई आंसर होता है, तो अनेकों नहीं आता है, अनेक नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। 26वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में एक अशुद्ध वाक्य है, ये बताना है कौन सा वाक्य आपका अशुद्ध है। कृपया एक गिलास पानी दीजिए, कृपया एक गिलास पानी दीजिए, ये तो सही लग रहा है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, जो और लोग एक साथ नहीं है, जो बाहर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, या लोग बाहर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, तो या तो होगा वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, या वह 7वीं में पढ़ता है, तो कक्षा नहीं लगेगा। सरयू नदी का पाट बहुत लंबा है, तो सरयू नदी का तट बहुत लंबा है, तो ये आपके तीनों हट जाएंगे, ये आपका ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा शुद्ध वाक्य है। ठीक है, यदि आपको ना दिख रहा हो तो ये लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठ ऐसे लिखा हुआ है, प्रतिष्ठ, लब्ध, लब्ध प्रतिष्ठ आपका ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, ये लब्ध प्रतिष्ठ ऐसे वाला लिखा हुआ है, प्रतिष्ठ, लुब्ध प्रतिष्ठ, ये आपका लब्ध प्रतिष्ठ, तो आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप जानते हैं ये आपने पढ़ा होगा लब्ध प्रतिष्ठ, ये आपका सही शब्द, सही अर्थ होता है, इसका सही शब्द होता है। ये तीनों आपके गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आपको शुद्ध अशुद्ध वाक्य भी आते हैं, ये भी आपके आरो में आते हैं, ये भी आपने पढ़े होंगे। 28वां क्वेश्चन क्या कहता है, यदि आपको नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा जूम कर देते हैं। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए क्या एक शब्द है, कि आप जानते हो इसके लिए क्या होता है प्रत्युक्त। प्रत्युत्तर क्या होता है, जिसका उत्तर का उत्तर दिया, मतलब कि प्रत्युत्तर चल रहा हो, जिसका, जिसने क्वेश्चन पूछा उत्तर दिया, उसका किसी और ने कुछ उत्तर दिया, तो होता है आपका प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर 4 भी उसी प्रकार होता है, तो ये आपका क्या होता है प्रत्युक्त, जिसके उत्तर देकर खंडन कर दिया गया हो उसे कहते हैं प्रत्युक्त। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा अरण्य का पर्यायवाची नहीं, तो अरण्य देखिए आपका जंगल होता है, ये इजी है आपका। कांतार, कांतारा भी आपने मूवी देखी हुई, इन सब का मतलब क्या होता है आपका जंगल होता है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक शब्द वर्तनी में हलंत संबंधी अशुद्धि है। ठीक है भाई, शब्द कौन, देखिए श्रीमान में तो हलंत आता है, परिषद में आता है, देखिए आपका सम्राट में हलंत नहीं आता है, आपका श्रीयुत में भी नहीं आता, तो आप इसके आंसर 2 होंगे, लेकिन इसका आयोग ने आंसर इसका ए माना है, वैसे इसका आंसर बी भी हो सकता है, तो दोनों इसके आंसर हो सकते हैं, या तो इस क्वेश्चन को हटा दिया जाएगा, या फिर इस क्वेश्चन का आंसर आयोग ने, तो आयोग के हिसाब से तो 1 है, लेकिन सम्राट में भी कहीं हलंत नहीं लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि इसका आप किसी और को कुछ पता हो तो आप कमेंट में भी कर सकते हैं कि नहीं इसका सम्राट में भी हलंत लगता है या श्रीयुत में नहीं लगता है, तो आपका कुछ इसका किसी को और अच्छा इसका आंसर बताओ तो आप एक्सप्लेन करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तद्भव तत्सम शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है। ठीक है, अब वो कह रहा है तद्भव तत्सम का कौन सा जो पेयर है वो गलत है, तो पत्र का क्या होता है पर्ण नहीं हो, तो वैसे आप यहां से भी समझ सकते हैं, देखिए ऊपर वाला रा रहा है और त्रा रहा है, तो दोनों ये आपके क्या हो गए हैं, ये आपके दोनों ही तत्सम हो गए, तो एक प्रकार से तो यही हट जाएगा। लेकिन पत्र का आप जानते होंगे कि पत्र का तद्भव क्या होता है, ठीक है बताइए, पत्र का आपका तद्भव क्या होता है पात, छत्र छत, ये तो आपका सही है। ठीक है, चक्र चक्का, ये भी आपका सही है, और चैत्र चेत आपका, तो आपका गलत कौन सा हो जाएगा ए, कौन सा संगत हो गया आपका ए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला अब आप देखिए फिर से आपके क्या आ गए, फिर से आपके पैसेज आ गए, तो आपको पैसेज को पढ़ना है, फिर पढ़ के उसके आंसर लगाने हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए यही है, मुंह में राम बगल में छुरी, तो ये तो जानते ही हैं, मुंह में कुछ और होना मन में कुछ और होना, कितने इजी होते हैं। अब गद्यांश का आप जैसे शीर्षक देखेंगे तो पढ़ के आपको शीर्षक निकालना, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। पीवाईक्यू तो आपको 10 साल के सॉल्व ही करने हैं, तो छलने की कला किस प्रकार उपयोग करते हैं ये आंसर करिए आप, जिसको पता है कमेंट में करिए, पढ़ के एक बार फिर खुद से करिए, यदि आप कमेंट नहीं कर पाते तो खुद से तो एटलीस्ट अपने लिए तो कर ही लीजिए। तो आपके 36 तक आपके पैराग्राफ चलेंगे, तो यहां तक आपको क्वेश्चन करने हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न शब्दों में से प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, वह क्रिया जो किसी को प्रेरणा देती हो। तो देखिए जीना तो साधारण है, लिखना चलना, तो यहीं से समझ रहे होंगे आप, दिलवाना, ठीक है, खिलवाना,
पिलवाना, या जो भी मतलब हो, कुछ भी अगर क्रिया है उसमें वाना, ये सब चीजें लग रही ना, लिखवाना, चलवाना, ये आपका दिलवाना, तो ये आपके क्या होंगे, प्रेरणार्थक क्रिया, तो आपका डी आंसर हो जाएगा। अब देखिए पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, आपको ऊपर बताया था ना कि सौरसेनी भाषा से आपकी पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और आपकी राजस्थानी, किस भाषाओं का विकास हुआ है, किस भाषा अपभ्रंश बनी है, तो इसका आंसर आपका सौरसेनी हो जाएगा। अगला देखते हैं, आदर्शिका का तद्भव शब्द है, आदर्शिका का क्या तद्भव शब्द है, तो आरसी आपका आदर्शिका का तद्भव शब्द है। ठीक है, तो इसका तत्सम क्या होगा, आदर्शिका। अदरक का क्या होता है, आद्रक, और ये दोनों तो आपके पहले से ही तद्भव हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, सॉरी पहले से ही तत्सम है, देखिए चांद बिंदी और साग, तो आपकी पहले से ही तत्सम हो गए, और इनका तत्सम क्या होगा, आद्रक आदर्शिका, तो ये आदर्शिका किसका तद्भव हो गया, आपका डी आरसी का। 40वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से अविकारी शब्द नहीं है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, अविकारी शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। अविकारी क्या शब्द होते हैं, जिनके रूप में कभी कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। अभिकारी शब्द क्या होते हैं आपके, जिनके रूप में कभी कोई बदलाव नहीं किया, जैसे सर्वनाम है तो सर्वनाम के रूप में आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो इसका क्या कह रहा है, इसका कौन सा शब्द नहीं है, सॉरी अभिकारी शब्द नहीं है, सॉरी, तो देखिए इनमें आप बदलाव कर सकते हैं। वो इस अभिकारी शब्द क्या होता है, जिनके रूप में कभी कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो देखिए समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, सॉरी, तो जिनके रूप में कभी कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है, तो वो होते हैं आपके अविकारी शब्द। तो आपके अविकारी शब्द कौन से होगा, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण और संबंध सूचक, ये होगा आपके अविकारी शब्द, जिनके रूप में कभी भी कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप देखेंगे सर्वनाम के रूप में बदलाव किया जा सकता है, कहीं ही लग जाता है, कहीं सी, कहीं उसी चीज के लिए, सेम चीज के लिए इट प्रयोग हो जाता है, कहीं किसी चीज के लिए दे प्रयोग हो जाता है, तो ये चेंज होता रहता है। ये आपके संज्ञा और कई चीजों पर डिपेंड करता है सर्वनाम आपका। तो आपका ये क्या होगा, ये आपका अविकारी शब्द नहीं हो गया, तो इसका आंसर आपका डी हो गया। अब 41 क्वेश्चन क्या कहता है, अनेकार्थी शब्द पतंग का इनमें से एक अर्थ नहीं है। जो अनेकार्थी शब्द है पतंग, उनमें से कौन सा इनका एक अर्थ नहीं है। तो देखिए पक्षी होता है, जानते हैं, चंग, चंग क्या होता है आपका, पतंगा। ठीक है, नाव होता है इसका, तो बादल का कोई अनेकार्थी शब्द पतंग नहीं होता है, तो बादल इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। अब वो कह रहे हैं इन चार शब्दों में से कौन सा आपका एक तत्सम शब्द है। तो देखिए दूध तो आपका तद्भव है, आम आपका तद्भव है, हाथ आपका तद्भव है, ये काष्ठ आधा सार आपको ऊपर ही बताया, तो ये आपका क्या हो गया, तत्सम शब्द हो गया। तत्सम में आपको बताई था, हलंत, बिंदी, आधा सा, क्लिष्ट शब्द, ये सब आपके तत्सम शब्दों की पहचान है। तो आपका तत्सम शब्द कौन सा हो गया, काष्ठ। इनमें से किन्नर का संधि विच्छेद है, तो किन्नर का संधि विच्छेद क्या होगा आपका, किम प्लस नर, ये हो जाएगा आपका सी इसका आंसर। 44वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है। तो देखिए आपको पहले तो एक चीज बताते हैं, तो देखिए यहां से आप लिख सकते हैं क चो ट ता पा यार, तो इससे आपको कैसे रखना है, आपको हिंदी वर्णमाला, तो देखिए आपको आ से तो आ जाती है, लेकिन आप का के बाद से कई बार कंफ्यूज होने लगते हैं, तो का चो ट ता प्यार, तो आपको ऐसे याद रखनी है, कचोटता प्यार से आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब देखिए का, खा, गा, घा, अंगा, ऐसे लिखेंगे, चा, छा, जा, झा, रा, टा, ठा, टा, ठाणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, ऐसे लिख सकते हैं, या, रा, ला, पासा, तो ऐसी आपकी पूरी यहां तक हो जाएगी। तो इससे आप याद भी रख सकते हैं, कहीं हवाबाजी करनी हो, किसी को सुनाना हो ना, कई लोग कहते हैं पूरी वर्णमाला हिंदी की सुनाइए, तो इसको एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको पूरी हिंदी वर्णमाला भी याद हो जाएगी। तो अब देखिए का वाले जो पूरी 5 सीरीज आ रही है इनकी, तो का, खा, गा, घा, जैसे आप बोलेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपका ये कंठ से बोला जाता है, ना इसमें आपका तालु का प्रयोग किया जाता है, ना इसमें आपका होंठ का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, कंठ का। चा, छा, जा, झा, तो ये आप जैसे ही बोलेंगे ना तो समझ आएगा आपको कि आप इसे तालु से बोलते हैं, तो इसे तालव्य, तालव्य बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आप समझोगे क्या कि उच्चारण स्थान किसका, का से, का, खा, गा, घा क्या हो गया, कंठ उच्चारण स्थान हो गया। चा, छा, जा, झा का क्या हो गया, तालव्य हो गया आपका उच्चारण स्थान। इसी प्रकार आपका टाटा, ठाडा से भी आपका तालव्य हो गया, ता से भी आपका तालव्य हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पा वाली जैसी सीरीज आएगी, पा, फा, बा,
भा, मा, जैसे आप बोल के देखेंगे ना, जब आप खुद से प्रोनाउंस करेंगे, उसको बोलेंगे, तो आपको समझ आएगा कि इसमें आपका होंठ का प्रयोग हो रहा है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपका या, रा, ये आपका मिक्स रहेगा, इसमें भी आपको वैसे कंठ का प्रयोग, तो आप उसको बोल के भी बोल सकते हैं। किसी भी शब्द को जब आप बोल के प्रयोग करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कंठ, आपका कंठ का प्रयोग हो रहा है, आपके जीव और तालु का प्रयोग हो रहा है, तो इसको बोलेंगे तालव्य। ठीक है, कि आपका होंठ का प्रयोग हो रहा है तो आपका हो जाएगा ओष्ठ। अनुनासिक एक होता है, अनुनासिक किसी शब्द को जब मुंह और नाक दोनों का प्रयोग करके बोला जाता है। तो अब यहाँ देखिए कौन सा शब्द वो कह रहा है, तालव्य नहीं है। अब तालव्य मतलब कि जिसमें तालु का प्रयोग नहीं होता है। तो देखिए यहाँ तो पहले आपको बता ही दिया गया है, का, खा, गा, घा आपका कंठ होते हैं, फिर भी आप जैसे छा को बोलेंगे छा, तो आपका तालु का प्रयोग होगा। चा का प्रयोग, चा, झा, तो इन सब में आपका तालु का प्रयोग होगा, लेकिन आपके का में कंठे का प्रयोग होता है, तो इसका आंसर आपका का हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये बोल के भी ट्राई करेंगे ना, तो भी आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन को इसमें पकड़ लेंगे कि किस में तालव्य का प्रयोग होता है, कंठ का प्रयोग, या फिर आपका ओष्ठ का प्रयोग होता है, आप बोल के ही समझ जाएंगे। 45वां क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से मुहावरे तथा उनके अर्थों को सही सुमेलित करना है, मतलब कि मुहावरे जो दिए गए हैं उनको सही से मिलान करना है। तो क्या होता है, पहला क्या होता है आपका छाती लगाना। तो छाती लगाना आप जानते हैं कि क्या होता है, आलिंगन करना। छाती पर सांप लौटना, तो जानते हैं कि ईर्ष्या होती है। छाती पर सांप लौटना का क्या हो गया, ईर्ष्या के कारण व्यथित हो जाना। जब व्यक्ति को ईर्ष्या होती है, कहते हैं ना उसके छाती पर सांप लौट गया है। तो छाती उमड़ना, छाती उमड़ना क्या होती है, बहुत अधिक खुश हो जाना, तो प्रसन्नता से फूले ना समाना। छाती फटना, तो छाती फटना क्या होता है, बहुत ज्यादा जब वेदना और दुख होती ना, तो बहुत अधिक दुख या वेदना होना। तो इसको आप जब मिलाएंगे तो देखिए आपका का क्या हो गया, आपका का हो गया आपका दा, तो का आपका दा हो गया। देखिए ये दोनों, तो ये दोनों कट जाएंगे। खा का आपका क्या हो गया, खा का आपका शा हो गया, तो खा का आपका शा हो गया, खा का आपका शा, ये सॉरी, तो आपका इसका आंसर बी बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए जिजीविषा, ये आपका कई बार हर एग्जाम में भी पूछा जाता है। आपको एक जिजीविषा, एक होता है जिगीषा। क्या होता है, एक होता है आपका जिजीविषा, एक होता है आपका जिगीषा। जिगीषा क्या होता है, जीतने की इच्छा, और जिजीविषा क्या होता है आपका, जीने की इच्छा। तो जिजीविषा का आपका अर्थ होगा जीने की इच्छा, और आपका जीतने की इच्छा होता है जिगीषा, और एक और होता है आपका किसी व्यक्ति को मारने की इच्छा, तो उसे बोलते हैं जिघांसा। क्या बोलते हैं, जिघांसा। तो जिघांसा, जिगीषा और आप जिजीविषा आप समझ गए होंगे, अब आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। जिजीविषा, जीने की विषा मतलब कि जीने की इच्छा, जीतने की इच्छा जिघीषा, तो आप ऐसे समझ गए होंगे, जिघांसा, जिगीषा और जिजीविषा। अब 47 क्वेश्चन देखते हैं। उसे नहाकर भोजन किया, सॉरी उसने नहाकर भोजन किया, वाक्य में नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है। तो देखिए नहाकर, पहले उसने एक क्रिया करी, फिर उसने दोबारा क्रिया के हाल बाद भोजन किया, नहा के भोजन किया, तो ये क्या हो गया, पूर्वकालिक क्रिया। भोजन से पहले उसने कौन सी क्रिया करी, नहाया, तो भोजन से पहले उसने नहाया, तो भोजन, नहाना क्या हो गया आपका, पूर्वकालिक क्रिया हो गई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। अगला क्वेश्चन कहता है हो सकता है वह आया हो, इससे समझ जाएंगे आप, हो सकता तो ये आपकी संभावना हो जाएगी, तो ये आपका संभाव्य वर्तमान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तत्सम तद्भव का कौन सा पेयर सही है, कौन सा एक शब्द युग्म सही है तत्सम तद्भव का। देखिए तत्सम तद्भव आपके, आप देख रहे होंगे हर साल 2 क्वेश्चन तो दे ही रहे हैं, तो एक टॉपिक से आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप तत्सम तद्भव के कई सारी प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन की पीवाईक्यू लगाइए, इसी से आपके ऑलमोस्ट तत्सम तद्भव हो जाते हैं। अब देखिए नक्षत्र, नखत, अब वो कह रहा है कौन सा एक शब्द युग्म सही है, तो देखिए नक्षत्र कैसे लिखते हैं, आपका नक्षत्र आपका ऐसे लिखा जाता है, तो ये तो आपका इसकी वर्तनी ही गलत हो गई। पक्वान, पक्वान आपको पता है कैसे, ऐसे देखिए पक्वान, पक्वान में आधा का आता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ग्रद्ध, ग्रद्ध देखिए आप ऐसे लिखते हैं, ग्रद्ध का गीध, तो आपका ये भी, तो आपका सही क्या हो जाएगा, अवश्याय ओष, तो ये आपका तत्सम तद्भव सही हो जाएगा। आपको तत्सम तद्भव अच्छे से पढ़ना है, आप देख रहे होंगे हर साल 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसे ही देखिए अब आपका फिर से 50 से 54 तक आपके ये पैसेज आ जाएंगे, पैसेज को पढ़िए, और इस पीडीएफ को आपको, जिसको भी ये पीडीएफ, वैसे तो आपके पास पीवाईक्यू होंगे, लेकिन जिसके पास पीवाईक्यू नहीं होंगे ना, वो इस पीडीएफ को आपको सॉल्व और अनसॉल्व दोनों आपको ग्रुप में डाल दी जाएगी, वहां से आप निकाल के और क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, खुद से भी सॉल्व करिए, जिससे आपकी खुद की भी प्रैक्टिस होगी। तो आप कहां तक क्वेश्चन तो हमने लगभग आपके यहां तक 54 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए, और आपके 100 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन है,
तो वीडियो बहुत बड़ी होने के कारण आपको इसका एक दूसरा पार्ट बना के कल दूसरे पार्ट में आपको करवाया जाएगा, जिसमें आपके 100 और भी आप क्वेश्चन इसमें जो दिए गए ना उसको खुद से करने का प्रयास करिए। यदि आप कमेंट करेंगे तो आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए जाएंगे। जैसे कई साथियों के मैसेज आ रहे थे ना कि आप मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने या पेपर को किस तरीके से किस टॉपिक को पहले सॉल्व करें, तो आपकी वो भी क्वेरीज आपकी कंप्लीट इस वीडियो में कर दी गई है। तो इसी प्रकार आप जो भी आपकी क्वेरीज होती है आप उसे वीडियो में कमेंट करिए, तो आपकी वो क्वेरीज को पूरी करने की प्रयास किया जाएगा। और भी जो इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं ना, तो ये आपको क्वेश्चन को क्या करना है, इस पीडीएफ को टेलीग्राम से आपको निकालना है, उसका प्रिंट निकाल सकते हैं या फिर पीडीएफ से ही डायरेक्ट इनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो इस क्लास को आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।